नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच में 11 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने आज पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पर किसान नेताओं ने कहा कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो उसका घमंड टूट जाएगा और फिर किसानों की बात मानी जाएगी। किसान एकता मोर्चा ने एक ट्वीट में लिखा है कि हमारे किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नो वोट टू बीजेपी के तहत अभियान शुरू किया है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो उस पार्टी के खिलाफ खड़े हो जो किसान विरोधी कानून लाती है। तो किसान एकता मोर्चा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि बीजेपी अगर बंगाल में हारेगी तो उसका घमंड टूटेगा। बंगाल में महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है और वहां पर जो महापंचायत होगी उसमें बंगाल के किसान नहीं होंगे, बल्कि वो किसान होंगे जो कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। वो किसान होंगे जो कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। महापंचायत का आयोजन उन राज्यों में किया गया है जहां पर इलेक्शन होने हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ऐलान किया गया है। ये ट्वीट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं किसान एकता मोर्चा की तरफ से किया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बीजेपी अगर हार जाती है पश्चिम बंगाल में तो उसका घमंड टूट जाएगा। यहां पर लगातार कहा जाता है किसानों की तरफ से कि आंदोलन के पीछे राजनीति नहीं है, आंदोलन के पीछे राजनीति नहीं है। लेकिन जब इस तरह का ट्वीट निकलकर सामने आता है कि बीजेपी को हराया जाए, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए जाएं, अगर बीजेपी को हराया जाए तो फिर जिताने की कोशिश किसको की जा रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार उठते जा रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि पहले दिन से ही लगातार उठते चले जा रहे हैं। किसान आंदोलन शुरुआत में सिर्फ किसान आंदोलन था जो कि सरकार की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके का किसान आंदोलन ने धीरे धीरे रूप लिया है, पहले जगह जगह जाकर महापंचायतें करना, उसके बाद विपक्षी नेताओं को मंच दे देना और उसके बाद चुनावी राज्यों में जाना, वहां पर सरकार के खिलाफ प्रचार करना, वोटों की अपील करना उन पार्टियों के लिए जो कि बीजेपी के खिलाफ है। इससे साफ दर्शाता है कि किस तरीके की राजनीति है। लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश इस आंदोलन के पीछे कर रहा है। तो किसान बंगाल में महापंचायत करेंगे और ये वही किसान होंगे जो कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी हारेगी तो उसका घमंड टूटेगा, ये किसान एकता मोर्चा की तरफ से कहा गया है। वहां पर इलेक्शन है, पुरजोर कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे हुए हैं लगातार देखने को मिल रहा है वो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, उससे राजनीति इसके पीछे है। जाहिर सी बात है, सबको समझ आ रहा है। जगह जगह जाकर उन राज्यों में जाकर लोगों को बताया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, वहां पर उन पार्टियों के लिए वोटों की अपील की जा रही है जो कि बीजेपी के अगेंस्ट हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि किस पार्टी को हराने की कोशिश की जा रही है और किस पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है। एक तो वैसे ही पश्चिम बंगाल में सियासी ड्रामा बहुत ज्यादा मचा हुआ है, एक तरफ टीएमसी का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का। दोनों ही पार्टियां हैं जो कि सियासी ड्रामे में मशगूल हैं पूरी तरीके से, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक हो, सब अपने अपने तरीके से। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि किसान अब ऐलान कर चुके हैं, किसान एकता मोर्चा की तरफ से ट्वीट कर दिया गया है कि अब वो महापंचायत करेंगे बंगाल में जाकर, और उन्होंने साफ साफ ये भी लिखा है कि अगर बीजेपी हारी तो उसका घमंड टूटेगा। देखिए, ये जो राकेश टिकैत जी हैं,
वो देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इस पे कहीं कोई मना नहीं किया गया है। हम्म। लेकिन वो जिस मुद्दे को लेकर भ्रमण कर रहे हैं वो कितने उपयोगी हैं, वो कितने तार्किक हैं, ये विचार करने योग्य है। 26 जनवरी को जो काला दिन उन लोगों ने दिखाया था ट्रैक्टर रैली करके, जो हमारे सुरक्षा जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाई जा रही थी और तिरंगे को नीचे कर कर कुछ अन्य धर्म के झंडे को बुलंद कर दिया गया था, तो वो सब एक काला दिन है उसके। और सरकार जो उनके ऊपर जो राष्ट्रद्रोह का जो केस चला रही है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इसमें जो इसमें शामिल थे, तो कहीं ना कहीं वो इस डर की वजह से एक तरह का वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि सरकार को हराएंगे। लेकिन इससे वहां पे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा राहुल आनंद जी, ये मत भूलिए कि अब बीजेपी के लिए चुनौती दोहरी है वहां पर, क्योंकि अब तक सिर्फ टीएमसी थी, लेकिन अब टीएमसी और किसान बीजेपी के लिए चुनौती दोहरी हो गई है। देखिए, हाँ। हर चुनौती का सामना हम बहुत ही शांत दिमाग से करते हैं और इसके लिए हम तैयार भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पल्लवी जी कि जो वो मांगे कर रहे हैं, वो जो महापंचायतें कर रहे हैं, उससे क्या होने जा रहा है। अगर किसानों की बेनिफिट की बात की जाए तो वो एक एक किसानों को हमने लाभ पहुंचाने का काम किया है और आपने ये चीज मानना पड़ेगा, पूरे देश को मानना पड़ेगा, क्योंकि विश्व इस चीज को लोहा मानता है कि ये वही लोग हैं जो चंद मुट्ठी भर किसान संगठन है जो देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देख लें, पूरे देश में देख लें, तो हर जगह किसानी होती है, लेकिन क्या हर जगह विरोध हो रहा है? बस एक एजेंडा चलाया जा रहा है मोदी सरकार को झुकाने के लिए। और किसान भी आज के डेट में समझदार हैं और सबल हैं, वो भी समझते हैं कि जो हम सम्मान निधि जो किसानों को देते हैं वो हम किस लिए देते हैं, हमने बिचौलियों को खत्म किया है। और जहां तक किसान के हित की बात है, वो हमने हर वक्त किया है और हमने इसको प्रूव भी किया है। वही लोग हैं जो कभी कहा करते थे। प्रूफ कहाँ कर पा रहे? अगर प्रूफ कर पाते तो इलेक्शन वाले राज्य में कैसे दिक्कत होती? प्रूफ तो नहीं कर पा रहे ना। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने राकेश टिकैत जी का एक बयान पढ़ा था अभी, जो वो इस बयान में इस बात को कह रहे थे कि महिला के ऊपर मारपीट की जो की गई है, कृत्य की गई है, ये अच्छा कृत्य नहीं है। जबकि पूरे देश ने उस वीडियो को देखा होगा, मैंने भी उस वीडियो को देखा था कि ममता जी किस प्रकार से गाड़ी के ऊपर खड़ी थी और अपने हाथ को निकालकर लोगों का अभिनंदन कर रही थी और गाड़ी पोल से जाके टकरा गई। और चुनाव आयोग ने भी इस बात की समीक्षा की है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। देखिए, ये इस प्रकार के अगर कोई बयान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक है। हमारे साथ इस समय हमारे साथ पवन दुग्गल किसान नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पवन जी आपका। पवन जी, पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य है और अब किसान एकता मोर्चा कह चुका है कि वहां पर जाकर महापंचायत करेंगे। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आंदोलन के पीछे राजनीति नहीं है? पवन जी, मेरा सवाल सुना आपने? जी। मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल एक चुनावी राज्य है, वहां पर इलेक्शन होने हैं और अब किसान एकता मोर्चा की तरफ से कहा गया कि वहां पर जाएंगे, महापंचायत करेंगे, बीजेपी हारेगी तो उसका घमंड टूटेगा। अब भी आप यही कहेंगे कि राजनीति नहीं है? अब भी आप यही कहेंगे कि आंदोलन के पीछे राजनीति नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल। देखो, राजनीति की बात नहीं है। जब तक इनको फिर वोटों की छूट नहीं मिलेगी, जब तक इनको राज नहीं होगा तब तक इनको सबक नहीं मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से इनको बीजेपी को हराएंगे। और विकल्प क्या है किसान के पास, आप ये बताइए। तो किसको जिताएंगे? हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराएंगे तो किसको जिताएंगे? कोई एक पार्टी होगी ना जिताने के लिए। अगर बीजेपी हारेगी तो कोई तो जीतेगी ना। देखिए, जब बीजेपी हारेगी तो निश्चित रूप से वही जीत, जो किसान की बात करेंगे, जो किसान के मोर्चे के संपर्क में आएंगे, किसानों के समर्थन में आएंगे, वही लोग जीतेंगे। और जो किसान विरोधी काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर सीधी टक्कर है पवन जी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। अगर बीजेपी हारती है तो जाहिर सी बात है टीएमसी जीतेगी। तो राजनीति नहीं है किसान आंदोलन के पीछे, आज भी यही कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को देश के चारों जहां चुनाव है वहां हराना है।
ये फैसला वहाँ की जनता करेगी कि कौन जीत रहा है। एक मिनट पवन जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो किसी एक पार्टी को जिताना होगा ना, वहां पर कुछ तो मकसद होगा ना ऐसा। देखिए, संयुक्त मोर्चा ने ये कहा, संयुक्त मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल का हिमायती नहीं है, लेकिन कराने के लिए मैदान के अंदर उतरेगा। नहीं, लेकिन ये तो साफ पता चल रहा है ये पवन जी, लेकिन ये बात जो है ये साफ पता चल रही है कि अगर वहां पर बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, ये पर्दे के पीछे चल रहा है। अगर पर्दे के सामने नहीं आ पा रहा है तो कुछ तो है जो कि चल रहा है। नहीं, ये और हमने अगर खुलकर नहीं कह पा रहे तो खुलकर कह दीजिए, ठीक है। वहाँ के लोगों के ऊपर छोड़ेंगे, वहाँ की जनता के ऊपर छोड़ेंगे कि जो संघर्ष कर रहा है उनके पक्ष में। राहुल जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं बपन जी को बता दूं कि वेस्ट बंगाल में 76 लाख मैट्रिक टन पैडी की खरीदारी हो चुकी है और 1868 रुपए क्विंटल के आधार पे राकेश टिकैत जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जाकर किसानों से पूछूंगा, और जबकि राकेश टिकैत जी खुद अपना गन्ना चीनी मिल को भेजे हैं 2250 क्विंटल। ठीक, तो ये वो भी समझ लें कि जो भी क्षेत्र, जो फसल का बाहुबल्य क्षेत्र होता है उसका खरीदार कौन है। तो जो वहां जाकर वो पूछने के लिए जो बात कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो अपना खुद भी देख लें। एक विपक्ष ने बहुत ही अच्छी एक बात कही थी कि जिसके आईने, जिसके ऊपर दाग लगे होते हैं उनको भी कभी अपने आईने को साफ कर लेना चाहिए। तो कम से कम राकेश टिकैत जी को तो ये जरूर साफ कर लेना चाहिए कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं और बाहुबल्य गन्ना का क्षेत्र है वो, तो उन्होंने 2250 क्विंटल गन्ना चीनी मिल को दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, जो ये किसान विरोधी जो बात करते हैं, तो हमें जब जनता ने चुनकर संसद में भेजा था किसान बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, बिल को बनाने के लिए, तो हमने बिल को बनाया है। और देखो, मैं बड़ा ही स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि हमने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। अगर हम वोट बैंक की राजनीति करते तो आज जो किसान अतार्किक मांग को मांग के बैठे हैं, जो पहले एमएसपी की लिखित गारंटी मांगते थे, फिर उन्होंने कहा कि संशोधन करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि कानून ही पश्चिम रद्द कर बंगाल में देना हिंदू कार्ड नहीं खेला जा रहा बीजेपी की तरफ से, वोट बैंक की राजनीति नहीं की, ये बात तो आप गलत कह रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू कार्ड नहीं खेला जा रहा बीजेपी की तरफ से? पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सनातन धर्म से आते हैं और हम पे हर वक्त ये आरोप लगते रहे हैं कि हमने हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम जय श्री राम कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वही हमारी विचारधारा है, और हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत जय श्री राम ही है। इसलिए हम जो चीज है उसको हम करते हैं। ये किसान कहीं आते हैं आपकी लिस्ट में? किसान कहीं आते हैं आपकी लिस्ट में? बिल्कुल आते हैं, वो किसान आते हैं, तभी हमने ये किसान बिल बनाया है, उनकी रक्षा करने के लिए बिल बनाया है। और आज जो ये बातें कर रहे हैं, ये जो भ्रामक बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो रक्षा है ना, आपके लिए असुरक्षा होने जा रही है पश्चिम बंगाल में, अगर आपको ख्याल हो या फिर आप सीरियस लें इस बात को तो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी कभी कोई कानून जब आता है तो उससे कुछ अगर नाराजगी होती है, कुछ लोगों को अगर उससे कुछ नुकसान होता है और देश हित में और किसान के हित में वो सही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करते आई है। हमने इसका जीता जाता उदाहरण भी दिया है। कभी कोई संसद में कहा करता था कि 370 छुइएगा तो हाथ कट जाएगी, हमने वो भी किया। हमने 35A भी हटाया, हमने ट्रिपल तलाक में जो इंस्टा वर्ड था उसे भी हटाया। जबकि जो झूठे सेकुलरिज्म नेता हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, जो नेता है नहीं बल्कि बनने लगते हैं कि हम ही सेकुलरिज्म है, तो उन्होंने किस ये जो प्रचार करने जा रहे हैं ममता बनर्जी जी का, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये वही दिन है जब ममता बनर्जी जी ने कभी जब विपक्ष में थी तो उन्होंने स्पीकर के सामने जाकर एक बंच फेंका था। उस बंच में CA NRC के बारे में सबूत था, और उन्होंने कहा था, मेरी बात को पूरी उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे राज्य में आए हैं। और उस समय वहां पे दूसरी सरकार थी जिन्होंने उनको रखा था। बाद में वो वोट बैंक की राजनीति करने लगे, और राजनीति करने के लिए आज वो खुद मन से कहने लगी कि देखते हैं CA NRC किस तरह से लागू हो जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पंजाब जैसे देश में CA, आप कहीं और की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका की मैं बात छोड़ देता हूँ, ब्रिटेन की बात छोड़ देता हूँ, मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना होगा और जवाब में किसान नेता से लूंगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, इस समय दोहरी चुनौती बीजेपी के सामने है। राहुल जी, आपका ही रुख करूंगी बीजेपी के सामने, क्योंकि दोहरी चुनौती है, बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अब तक सिर्फ यही था कि टक्कर सिर्फ टीएमसी से है, लेकिन राजनीति इसके पीछे साफ दिखाई दे रही है कि चल क्या रहा है पर्दे के पीछे, पता है सबको। देखिए, ये जो किसान नेता जो राजनीति कर रहे हैं, खास करके वो हाईजेक हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020-21 में जब हमारा बजट आया था, तो वो बजट 123 लाख करोड़ का था, यानी 1.23 लाख करोड़ का था। और 18-19 में ये बजट 57,600 करोड़ का था, जबकि 13-14 की अगर बात कर ले हम लोग तो उससे 3 गुना अधिक है। तो इससे ये तो जरूर स्पष्ट होता है कि ये जो मोदी सरकार है वो किसानों के लिए समर्पित है और हंगामों से दूर है। हाँ, अभी जिस प्रकार से हमने टेरिंग डिसीजन लिया है सरकार के माध्यम से, और हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने भी इसकी सराहना की है, लेकिन मोदी सरकार को झुकाने के लिए खास करके ये लोग जीत पे आ रहे हैं। ठीक है, कितने समर्पित हैं आप? ठीक है, कितने समर्पित हैं आप किसानों को लेकर? इसका जवाब खुद किसान नेता दे देंगे। पवन जी बोलिए। सरकार लगातार कहती है कि वो समर्पित है किसानों को लेकर, लगातार कहती है, लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो बिल है किसानों की सुरक्षा के लिए लाया गया, लेकिन आपने पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की असुरक्षा पैदा कर दी है। नहीं, अगर ये बिल सही है तो जो नए चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन बिल के नाम से वोट क्यों नहीं मांग रही? ये क्यों हिंदू और मुसलमान की राजनीति अभी भी बरकरार रखते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर ये बिल सही है तो इनको एजेंडा रखना चाहिए कि हम इन बिलों के ऊपर, तीनों कृषि कानूनों के ऊपर वोट मांगेंगे और पश्चिम बंगाल और समेत अन्य राज्यों की जनता इन बिलों पे वोट दे। ये बिल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों हिंदू मुस्लिम का कार्ड अभी भी खेले जा रहे हैं? इसलिए हमारी मांग है कि ये उन बिल का जिक्र करे जो किसान पिछले 100 दिन से बैठा है। अगर इन बिलों को लेकर ये बात करते हैं कि इन बिलों के ऊपर वोट दो जो किसान के हित में लेके आए हैं, इसमें किसान का हित होगा, फिर हम मानेंगे भारतीय जनता पार्टी इनका एजेंडा कितना सही है और कितना गलत है। जवाब दीजिए राहुल आनंद जी, क्यों कृषि कानूनों पर बातचीत नहीं होती है? क्यों सिर्फ जातिवाद की राजनीति होती है? मैं बबन जी को बताना चाहूंगा कि बबन जी, आप लोग जो बैठे हैं वहां आंदोलन पे, तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप में यही स्पष्ट नहीं है कि आप मांग किस चीज को रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ जिद पे रहे हैं इस बात को कि कृषि कानून को रद्द कर दो।
क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बिचौलियों को फायदा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब ऐसा प्रदेश है हमारा जहां सबसे ज्यादा धनवान किसान रहते हैं, और उन लोगों ने आज एक मंडी का रूप धारण कर रखा है और छोटे किसानों से वो फसल खरीद लेते हैं पौने दाम पे। उसको हमने खत्म उस बात किया का है। जवाब दीजिए राहुल जी, उसी बात का जवाब दीजिए। उसी बात का, कृषि कानूनों का जिक्र नहीं होता है जब प्रचार इस समय चल रहा है, सिर्फ जातिवाद की बातें होती हैं, हिंदू वोटर को लुभाने की कोशिश की जाती है। वहां पर कृषि कानूनों का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जा रहा है कृषि कानूनों के नाम पर, ये बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल में किसान आंदोलन पे नहीं बैठे हैं। वहां के किसान समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि जो मोदी सरकार जो बिल को लेकर आई है वो राष्ट्र हित के लिए अच्छी बिल है। लेकिन जो आप हिंदू मुसलमान की जो बात कर रहे हैं, ये एक रंग को बदला गया है और हमने कोई नया काम इसमें नहीं किया है। और हम अपने पार्टी के उसी एजेंडे के साथ लोगों के बीच में है जो हर प्रदेश में रहते हैं। और रहा बात इसका, तो आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी जी को कम से कम ये तो अंतरात्मा से आवाज आई कि वो हिंदू है। वो कहीं ना कहीं भाजपा की देन है कि उन्होंने अपने सनातन धर्म का होने का इस बात। ठीक है पवन दुग्गल जी, जवाब ठीक है। हाँ बोलिए जल्दी। हाँ ठीक है, जल्दी पूरी करिए। ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या है कि वहां की जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके ऊपर तो भाजपा की जो वर्किंग कमेटी है पहले से काम कर रही है, और जल्द ही मैनिफेस्टो का जब घोषणा होगा तो उसमें सारी बातों का चर्चा हो जाएगा। लेकिन जो चुनाव चल रहा है वो माहौल पल पे पल बदलता जा रहा है। और ये जो किसान नेता हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये जा रहे हैं उस सेकुलरिज्म का प्रचार करने के लिए जो कभी बना करती थी लेकिन है नहीं। जी ठीक है पवन दुग्गल जी, जहां पर महापंचायत होगी पश्चिम बंगाल में, उन किसानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो किसान तो दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे ही नहीं है। वहां पर प्रदर्शन करने के लिए ये किसान जा रहे हैं जो कि इस समय दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। कोई तुक बैठता है इस बात का? नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक हमारा किसान है। पूरा देश का किसी भी कोने में रहने वाला वो किसान है, वो हमारा है। वो बात अलग है कि पहले पंजाब ने शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक गया है। ये मकसद नहीं है कि बंगाल हो या केरला हो वो लोग दिल्ली में आए। केरला के लोग भी दिल्ली में आए हैं। और बंगाल के लोग, जिस बंगाल की बात करते हैं, तकरीबन 2000 महिलाएं शाहजहांपुरा बॉर्डर के ऊपर यहाँ तकरीबन 1.5 महीने रह के गए थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं आए, ये लोग भी उसी बिल से उतने ही प्रभावित। महापंचायत में वो किसान क्यों जा रहे हैं जो कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए? महापंचायत में यहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं? अगर उन लोगों को, वहां के किसानों को, पश्चिम बंगाल के किसानों को इतनी चिंता है तो वो वहां पर विरोध क्यों नहीं करते? वहां के किसानों का विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। वहां के जो किसान है उनका विरोध बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बात बिल्कुल सही है। वो उसका कारण ये है कि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा और एमएसपी की जो शुरुआत है वो पंजाब से हुई है। पंजाब के अंदर कृषि उपज मंडी समितियां हैं, राजस्थान हरियाणा के अंदर ये है। तो पंजाब के किसान वहां जाएंगे, पंजाब के किसान वहां जाएंगे। अब बिल्कुल हम जब ये कह रहे हैं कि देश के अंदर हम एमएसपी कानून को लाने के लिए मजबूर करेंगे, तो एमएसपी का कानून पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को दिलाएंगे। पूरे देश के कोने कोने में जो किसान बैठा है उसको एमएसपी का लाभ। मतलब उनको जरूरत भी नहीं है, वहां के किसान प्रदर्शन भी नहीं कर रहे, विरोध भी नहीं कर रहे, तब भी आप जाएंगे वहां पर और उन किसानों को महापंचायत में शामिल करेंगे। ठीक है राहुल जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था अपने प्रारंभिक संबोधन में कि ये जो किसान आंदोलन जो नेता जो आंदोलन जीवी है, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान दिया था, ये अपनी तार्किक मांगों को भूल चुके हैं और ये अतार्किक मांगों पे आ चुके हैं। इनको खालिस्तानी लोग समर्थक हैं इनके, जो इनको फंडिंग कर रहे हैं। और मैं इनको बार बार इस चीज को कह रहा हूं, और मैं यही कह रहा हूं कि अगर राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उन्होंने 2250 क्विंटल गन्ना जो चीनी मिल को भेजा, तो क्या सरकार ने लिया? तब तो भेजा। और वहां की एमएसपी रेट से ही उन्होंने। अब किसानों का सिर्फ एक मकसद है, सरकार का घमंड तोड़ना। इनकी जो मांगे हैं मैं यही बदल गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बबन जी से मुझे जरा समय दीजिएगा, मैं बबन जी से 2-3 सवाल केवल पूछना चाहूंगा। शांता कुमार जो कमेटी है उसमें भी इस बात का खंडन किया गया है कि मात्र 6% लोगों का एमएसपी के रेट पे भुगतान होता है पूरे देश में। तो ये 94% जो है वो कहाँ है? इनके लिए ये लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? अगर करते तो अच्छा होता। और जो सरकारी मंडियों की जो बात करते हैं एपीएमसी की, वो कब हमने खत्म कर दिया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2020 में 18 राज्यों में
और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर 1000 ई मंडी को जोड़ा गया है, जिसका जीता जाता सबूत है। मैं नहीं कहता, गूगल पे भी चेक किया जा सकता है। और एपीएमसी या कृषि मंडी में बुनियादी ढांचों में सुधार करने के लिए 40,000 करोड़ फंड की व्यवस्था की गई है। और पीपीसी मोड पे किसान रेल, जो किसान रेल आज हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह जो फसलों को पहुंचा रहा है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, काफी बड़ा योगदान है। इसके ऊपर ये क्यों नहीं करते? ठीक है, पवन तुगल जी जवाब दीजिए। सरकार का तरफ से कर नहीं है। जी आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? जवाब दीजिए। ठीक है, उनका सवाल मैं आपके पास बाद में लेकर आऊंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल अब ये है कि जो आज ट्वीट किया गया है किसान एकता मोर्चा की तरफ से, उससे ऐसा नहीं लगता कि किसानों की जो लड़ाई है कृषि कानूनों को लेकर नहीं है, सिर्फ सरकार से सीधी लड़ाई है? क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी को हराना है, तभी बीजेपी का घमंड टूटेगा। ये कैसी लड़ाई है? ये कैसी लड़ाई है? जी बिल्कुल। जब 2 दिन के अंदर 250 लोग मर चुके हैं, इनके ये असंवेदनशील हो चुके हैं। एक शब्द उन किसानों के लिए जिनके बेटे शहीद हो रहे हैं, जिनके बेटे बॉर्डर पे लड़ते हैं, अगर इनकी संवेदनहीनता खत्म हो चुकी है, अगर ये लोग पूरी तरह नशे के अंदर चूर हो चुके हैं, तो लोकतंत्र के अंदर दूसरा आंदोलन का हिस्सा दूसरा ये होता है कि हम वोट की चोट करें, और निश्चित रूप से वोट की चोट करेंगे। इसमें गलत कहाँ है? क्या वोट की चोट से कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। आने वाली सरकारों को सबक मिलेगा। अब तक तो नहीं हुए। लगातार आप प्रदर्शन कर रहे थे, कृषि कानून रद्द नहीं हुए। लगातार आप सरकार के साथ बैठकें कर रहे थे, कृषि कानून रद्द नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जाकर, हरियाणा में जाकर महापंचायतें हो रही हैं, आपके किसान नेता वहां पहुंच रहे हैं, अब तक कृषि कानून रद्द नहीं हुए। ऐसी कौन सी उम्मीद है जो पश्चिम बंगाल में जाकर महापंचायत करेंगे और बीजेपी का घमंड तोड़ देंगे, कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? ऐसी कौन सी उम्मीद है आप? अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। जहां भी जिस कोने में लड़ेगी वहां हम इनका विरोध करेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि अगर कृषि कानून इनके सही है, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं ले रहे हैं, ये क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये मैनिफेस्टो में क्लियर लेके देश के चुनाव लड़े, विधानसभा के लड़े, आम चुनाव लड़े कि हम तीनों कृषि बिल सही है या गलत है, ये फैसला जनता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान एकता मोर्चा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जाकर महापंचायत करेंगे और सरकार का घमंड तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।